Hello students, how are you all? The topic today we are going to discuss is your chapter 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इससे पहले के हम तीनों चैप्टर कर चुके हैं जो कि है आपका सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज हम जिस चैप्टर को करेंगे वो आपका चैप्टर 4 है। तो इस चैप्टर में बेसिकली करना क्या होता है, इनमें आपको एक जनरलाइजेशन करता है। जनरलाइजेशन का मतलब है जैसे आप किन्हीं नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना चाह रहे हो और आप उसे अप टू 59 कर रहे हो कि n की वैल्यू जो है वो 59 है। 1 + 2 + ऐसे करते करते आप 59 तक चले गए और आपको पता करना है कि भाई उनका सम क्या होगा। तो भाई ये तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, कैलकुलेशन में ही लगे जाएंगे तो सारा पेपर तो कैलकुलेशन में ही चला जाएगा। तो इस चीज़ को साइंटिस्ट्स ने अपना दिमाग लगा के एक अलग तरीके से करा। उन्होंने क्या करा, एक फॉर्मेट ढूंढ लिया। आपको पता है अगर हम एक फॉर्मेट ढूंढ लें तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती है। तो उन्होंने उस फॉर्मेट को ढूंढ के हमारे लिए बेसिकली आसानी बना दिया कि अब अगर हमें 1 से लेके 59 तक नेचुरल नंबर्स को जोड़ना है तो हम उन्हें आराम से जोड़ सकते हैं। बस हमें क्या करना पड़ेगा कि जो n की वैल्यू है वो मैक्सिमम क्या है, 59। तो हमें उनके फॉर्मूले में n की वैल्यू को 59 रखना है और हम जो चाहते हैं उससे हमें वो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में जो फर्स्ट चीज़ या फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं आप, वो है कंजक्चर। तो आपको पता होना चाहिए कंजक्चर क्या होता है। तो कंजक्चर होता है आपका डिडक्शन इन अ नट शेल। अब भाई पूछ रहे होंगे डिडक्शन इन अ नट शेल का मतलब, इसका मतलब बेसिकली एक आसान सा है। जैसे आपको पता है 15 क्या है, एक ओड नंबर, और ओड नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, खाली 3 से। तो आपने इसे डिडक्ट कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया। पढ़ो अब एक बार खुद सोचो और रिडक्शन के मेथड क्या हो सकते हैं। इवन नंबर वालों के लिए भी हो सकता है, जैसे 16 को ले लो या फिर 14 को ले लो। ये दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से, बिकॉज दे आर इवन। तो आप ऑलरेडी लिख सकते हो ना, तो आप 15 को लिख सकते हो मल्टीपल ऑफ 3। उसी टाइप से आप 16 को लिख सकते हो मल्टीपल ऑफ 2। तो आपने इन्हें क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ये जो रिड्यूस करने का तरीका होता है इसे हम बोलते हैं कंजक्चर। अब हमारा चैप्टर का नाम तो आपने देख ही लिया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम बात करेंगे इंडक्शन की। इंडक्शन का भी सिंपली मीन होता है जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर केसेस। पर्टिकुलर केसेस का मतलब कैसे है कि हम फॉर्मुलेट कर देते हैं टर्म्स ऑफ एन की टर्म में, जिससे जो हमारी वैल्यू है वो बहुत आसान से सिंप्लीफाई हो जाए। और हम इस टेक्निक को फर्दर यूज़ करते हैं और इसी टेक्निक को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब किसी भी चीज़ को डिडक्ट करना, रिड्यूस करना, अपने लिए उसे इतना सिंप्लीफाई कर देना कि हम उसमें आसानी से वैल्यू पुट करके और अपनी वैल्यू निकाल सकें। जैसे आपको दिया गया कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालिए। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कहाँ तक, जहाँ पे n हो 59। तो आप 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही करते करते 59 तक ऐड करोगे तो पूरा तो निकालने से रहे। तो इसी चीज़ के लिए साइंटिस्ट ने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। उन्होंने अपना बहुत सारा दिमाग लगाया और हमें कह दिया कि भाई तुम अपना दिमाग मत लगाओ, हम लगा चुके हैं। हम ये एक फॉर्मेट लिया है, हमने हर तरीके से करके देख लिया और हमें ये फॉर्मेट मिला है कि अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जो हम नॉर्मली ऐड करते हैं हमें वही मिलेगा। तो भाई हमें तो कुछ करना नहीं है, अब हमें जो करना है वो बस उनमें अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है और हमें वही मिल जाएगा। ये जो चैप्टर है आपका, ये और कुछ नहीं, ये थ्योरी का पार्ट है। और आपको बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स करके दिखानी है। और भाई फॉल्स तो ज़्यादा इसमें आता ही नहीं है, ट्रू ही आता है, तो आपको ट्रू ही दिखाना है। तो क्वेश्चंस में जो आपसे पूछा जाता है वो ये है कि स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कीजिए। टू ट्रू प्रूफ करने का मतलब है आपको ये 3 स्टेप में करना है। ये प्रोसीजर जो होगा 3 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में आप पी एन लेंगे। पी एन क्या, पी एन का मतलब जो आपका कोई फंक्शन माना था, जैसे आपने 1 + 2 + 3 + 4 का फॉर्मूला क्या माना डिडक्ट करके, n × n + 1/2। अब आप सोचोगे ये कैसे माना, तो आप अपना n की वैल्यू 3 रख के देखिए। तो जो आपके पास आंसर था, जो आप खुद भी ऐड करके निकाल सकते हो, जब n की वैल्यू 3 थी, क्या करोगे, कैसे करोगे आंसर को,
1+2+3 करोगे तो क्या आ जाएगा 6। और अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करो तो भी आपको 6 ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये तो चमत्कार ही हो गया, अचानक से आंसर आ गया। ये कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, बेसिकली साइंटिस्टों ने हमें फॉर्मेट दे दिया कि अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करते हो तो आपको सही मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आप pn जो मानोगे वो आपके इस फंक्शन को मानोगे, ये जो आपको दे रखा है n×n+1/2। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट में दिखाना क्या है कि p1 जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे बस p1 का मतलब है n की वैल्यू इक्वल्स टू 1। तो जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे, ठीक है, तो यहाँ n की जगह 1 आ जाएगा और n+1 की जगह 2 आ जाएगा। अपॉन में क्या था 2, तो मिलेगा क्या आपको 2/2। तो p1 की वैल्यू क्या होगी 1, हो गया ट्रू। ये आपका ऑलवेज ट्रू होगा, मतलब अगर कोई आपकी स्टेटमेंट ट्रू है उसमें पूछा जाएगा तो आप जब p1 की वैल्यू रखोगे ना तो आपके पास आंसर आपका ऑलवेज 1 ही आएगा। इसी टाइप से आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, pk रखना है। pk का मतलब है n की वैल्यू पे आपको बस k रखना है और उसे ऑलवेज ट्रू ही मानना है कि भाई ये ट्रू होगा। एंड थर्ड स्टेप में आपको n की जगह k+1 लेना है, वो आपको ट्रू करके दिखाना है। उसे टर्म्स ऑफ k ले लेना, k की टर्म्स में जब लोगे अपने आप हो जाएगा। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो कि pk आ गया pk+1 आ गया, इतना कंफ्यूज नहीं होते। ठीक है, कोई pk की पिक्चर नहीं चल रही है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। ठीक है, तो जब हम pk मतलब pk वाली स्टेटमेंट लेते हैं जहाँ पे n=k मानते हैं, इसे हम बेसिकली कहते हैं इस स्टेप को इंडक्टिव हाइपोथेसिस। तो अगर कोई आपसे सडनली पूछ ले कि भाई ये इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या होता है, अब तुमने देखा होगा बाहर से कोई टीचर आता है अपने मतलब क्लास में, तो बेसिकली क्या दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं बहुत ही महान टीचर हूँ और इन बच्चों को कुछ नहीं आता, तो वो कुछ भी पूछ लेता है। तो वो और कुछ नहीं पूछता, थ्योरी का पार्ट पूछता है और बच्चे लैक इसी में ही करते हैं कि बच्चे भूल जाते हैं थ्योरी का पार्ट। तो अगर उसने पूछ लिया भाई बताइए इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या होता है, तो भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो गोल हैं, हम क्या बताएंगे। तो ऐसा मत करना, बता देना इंडक्टिव हाइपोथेसिस का मतलब है जब हम n की वैल्यू k के इक्वल रख रहे हैं, इस स्टेप को बोला जाता है इंडक्टिव हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भैया आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, इसमें हम एक जनरलाइजेशन की बात करते हैं इंडक्शन का मतलब। तो हम हर चीज़ को जनरलाइज करेंगे, एक फॉर्मेट में लाएंगे। तो अब आप जैसे यहाँ पे बात करने लगे सम ऑफ फर्स्ट टू ओड नंबर्स। फर्स्ट टू ओड नंबर्स में क्या क्या आता है, ओड नंबर्स तो पता होगे, डिविजिबल बाय 3, जो 3 से आराम से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तब आप उनका सम निकालोगे। तो जब आप सम निकालोगे ना तो आप देखोगे वो जो आपकी फर्स्ट टर्म्स का स्क्वायर है ना, जैसे 1 का स्क्वायर, ठीक है, अब 1+3 4 जो कि किसका स्क्वायर है 2 का। ऐसे ही आपने 3 और टर्म्स का निकाला तो 1+3+5 क्या आया 5 और 3 8 +1 9 आया ना। तो वो किसका स्क्वायर है 3 का। तो आप देखते जाओगे कि वो 1 2 3 ऐसे चलता जा रहा है। तो आप इसे जनरलाइज कर सकते हो कैसे, कि आपने देखा 1+3+5+7 किसके इक्वल है n के स्क्वायर, मतलब जब हमारी वैल्यू 1 थी, एक बार ऐड करा तो 1 आया, 2 बार ऐड करा तो 2 का स्क्वायर 4 आया, 3 बार ऐड करा ओड नंबर्स को तो 3 का स्क्वायर 9 आया। तो आप इसे इक्वल लिख सकते हो ना n स्क्वायर के, लिख सकते हो। ये जो आपको मैंने जनरलाइज करने के लिए कहा है, ये जो लाइन लिखी हुई है वी कैन जनरलाइज, आप इसके नीचे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 1+3+5+7 और इसके बाद डॉट डॉट मतलब आगे चलती गई और जो लास्ट डिजिट है वो है हमारी 2n-1। 2n-1 क्यों लिया, कई बच्चे सोच रहे होंगे 2n+1 क्यों नहीं लिया। तो अगर आप 2n+1 लेते तो वो आपका ओड नंबर नहीं होता। मतलब अगर ये ले लो कि हम 2n-1 इसीलिए लेते हैं जिससे कि जो हमारी टर्म हो वो ओड ही रहे, ठीक है, इवन ना हो। तो अगर आप n की वैल्यू आपने ली 16 तो क्या हो गया 16 टू 32 या फिर 15
तो इवन आएगा आपका, तो उसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास ऑलवेज जो डिजिट आएगी वो आएगी ओड। इसीलिए हम 2n-1 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है आपके प्रेफरेंस के लिए कि अगर आप ये लेते तो आपका नहीं आता, इसीलिए हमने ये 2n-1 लिया है। तो हम इसे डिड्यूस कर सकते हैं ना कि पी एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। जब हम किसकी बात करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट ऑड एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, तो एन की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। तो मैंने बताया था आप जब स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए आता है बेसिकली क्वेश्चन, तो आप एन की वैल्यू 1 रखते हो। तो यहाँ पे भी हमने क्या करा है, 1 रखा है। तो जब n की वैल्यू 1 रखी तो n स्क्वायर होगा p1, और n स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर जो ऑलरेडी आपका 1 होगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, पी के रखेंगे। तो हमें पता ही है कि भाई इस स्टेप को हम ऑलरेडी ट्रू मानते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या मान लेंगे कि n की जगह k रख दिया और फिर इसे ट्रू मान लिया। तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें k+1 खुद ट्रू करके दिखाना है, और उसे हम किसके टर्म्स में लेंगे, k की टर्म्स में। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने pk+1 लिया, ठीक है। तो अब हमने इसे करके दिखाएंगे। तो हम इसे k स्क्वायर, देखो हमने दोनों तरफ क्या करा, हमने 2k+1 ऐड कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। और 2k+1 ऐड करने के बाद हमें दोनों तरफ एक आइडेंटिटी मिल जाएगी सिंपली एक जैसी, और वहाँ पे k की जगह पे ऑलरेडी आपको क्या मिलेगा, k+1। तो जैसे आपने देखा था कि जो सेकंड स्टेप था उसमें आपने माना था n=k, तो आपके पास क्या इक्वेशन थी, यही तो थी। तो इसमें k की जगह क्या हो गया, बस k+1 रख दिया। तो 2 × k+1 - 1 ये, और k स्क्वायर की जगह k+1 का स्क्वायर, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, वो भी आपका ट्रू होगा, ओके। इसी तरीके से इस चैप्टर में फर्दर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि n की वैल्यू या तो इक्वल्स टू होगी या ग्रेटर देन होगी किसी भी इंडिविजुअल नंबर से। तो फिर आपको प्रूव करना होगा, जो भी आपको फॉर्मेट दे रखा है उसका जो प्रूफ है वो आपको प्रूव करना होगा। तो प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि देखो अगर हमसे कहा जाता है कि भैया आप निकाल के दिखाइए फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मेट, कि हम किस तरीके से करें कि सबका ठीक निकल जाए, तो भाई हम थोड़े बच्चे हैं, मतलब आप बच्चे हो, हम तो अब बड़े ही हो गए, कि भाई हम तो बच्चे हैं, अब हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट की तरह, अदालत की तरह, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है तुम बच्चे हो तो तुम्हें बच्चों का लेवल क्या देते हैं, तुम्हें खाली प्रूव करके दिखाना है। हम ऑलरेडी सब कुछ खुद ही कर लेते हैं, जनरलाइज भी कर लेते हैं, लिख के दे देते हैं, अब कम से कम प्रूफ तो तुम कर ही देना, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है जी, तुम सब कुछ करके दे दो और हम प्रूव तो कर ही देंगे, इतने महान तो है ही हम, ठीक है। तो बस चलो अब बात मत सुनो पढ़ लो थोड़ा बहुत। तो हमने स्टेटमेंट ली जहाँ पे हमने पी एन मान लिया। तो पी एन जो था आपका वो लिख लोगे, क्या था, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो भी स्क्वायर, डिजिट्स का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा n × n+1 × 2n+1/6। अगर यहाँ पे आप 6 नहीं लेते, 5 लेते, 4 लेते, तो आप खुद देख सकते हो वैल्यूज़ पुट करके कि आपको जो आंसर आएगा गलत आएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे 6 लिया, ओके। तो वही सेकंड स्टेप में देखो, जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 तो आपको ऑलरेडी आ ही जाना है, मैंने बता ही दिया था, वो ट्रू हो जाएगा अपने आप। बेसिकली इनमें सब में ट्रू ही रहता है। तो अगर कभी आप भूल जाओ तो तिगड़म लगा के अपनी वाली आप इसे ऑलवेज तीनों को करके दिखा सकते हो, लेकिन समझ लो अभी अभी तिगड़म मत लगाओ, अभी पेपर नहीं हो रहा, अभी थोड़ा समझो। ऐसा ही करो कि जिससे नौबत ना आए कि तुम तिगड़म लगाओ जाके वहाँ पे पेपर में बैठ के। तो आप पी के वाली टर्म को ऑलवेज ट्रू मानेंगे, एज्यूम कर लिया कि भाई ये ट्रू है। तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, के स्क्वायर के, ठीक। और जहाँ भी n है वहाँ पे k रख दोगे। अब pk+1 वाली टर्म को जब आप ट्रू मानोगे तो उसमें क्या करोगे, उसमें भी भाई एक ही स्टेप कर सकते हैं कि हमें किसी तरीके से ऐसी तरीके से उसे सोल्व करना है जिससे हमें क्या मिले, k+1। तो आप दोनों जो साइड हैं आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उन दोनों में एक बार k+1 का इस होल स्क्वायर ऐड करके देखिए, ठीक है। करो भाई, वो तो कर ही लो। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पे आप इनका एलसीएम लोगे, क्योंकि आप चाहते हो कि ऊपर वाली सारी टर्म्स किन्हीं
तरीके से ऐसे जुड़ जाएं कि हमें एक ही चीज़ मिले, और जहाँ पे के था वहाँ पे बस k+1 हो जाए। तो आप यहाँ पे करोगे तो आपको एक अलग टर्म मिलेगी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो। रूट्स निकालने के बाद, तो जब आपने रूट्स निकाल लिए तो आपके पास आया क्या, k+1, k+2 एंड 2k+3। तो अब जहाँ पे भी आप अपनी तरफ से जानते हो कि भाई k+1 आना है, k की जगह k+1 आना है, तो आप खुद भी लिख सकते हो। जैसे आपके पास पहले वाली टर्म में था 2k+1, तो आपको 2k+3 को किस ऐसे तरीके से एडजस्ट करना है जो आपके पास क्या है, 2k+1। तो जो एक्स्ट्रा टर्म है ना, उसे आप k+1 ले लोगे। ओके, तो आपको वही मिल जाएगा। जैसे 2k+3 को हमने लिखा 2 इंटू k+1+1, तो 2k+2+1 किसके इक्वल होगा, 2k+3 के। देख लो, अगर हम आपको समझ में नहीं आ रहा तो सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये 2k+1 वाला था, तो हम इसे क्या कर देंगे, 2k+2+1 जो होगा 2k+3 के, तो है नहीं उसी के इक्वल। तो हमने से क्या करा, हमने इन्हें तोड़ लिया, ठीक है, सेपरेट कर लिया और लिख दिया। तो स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, बताया था हमने। ऐसे ही आपके पावर वाले टर्म्स में भी आएंगे और उनमें भी आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, तो आपका आंसर भी आ जाएगा। जैसे वाला क्वेश्चन है, इसे पढ़िए। इसमें आपको बताना है कि या प्रूव करना है, यहाँ आपको प्रूव करना है कि 2n ग्रेटर देन है n के लिए फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। तो अब आप एक बार p1 रखोगे तो वहाँ पे 2 की पावर 1 हो जाएगी। तो आपको तो पता ही है कि 2 1 से बड़ा है, तो इसमें कौन सी खास बात हो गई, आपने क्या खास बताया, नॉर्मली लिख सकते हो, यस इट इज़ ट्रू, है ना। अब 2k वाली टर्म को आप ट्रू मानोगे, 2k+ वाली टर्म को आप ले लोगे। तो यहाँ पे 2k+ वाली टर्म आपने ले ली, तो उसे क्या लिख दिया, 2 इंटू 2k इक्वल्स टू 2k। तो आप इसे सिंपली डिड्यूस कर सकते हो और फिर लिख सकते हो pk इज़ ट्रू देन pk+1 इज़ ऑल्सो, इफ़ pk इज़ ट्रू देन pk+1 इज़ ऑल्सो ट्रू, या फिर इफ़ pk+1 इज़ ट्रू देन वी कैन से दैट pk इज़ ऑल्सो ट्रू। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन भी देख लो। ठीक है, ये बेसिकली रिवीजन हो जाएगा आपका, और जिन्हें नहीं पता उन्हें समझ में आ जाएगा। समझने की कोशिश करो। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। नीचे देखोगे आप तो 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, तो एक फॉर्मेट में चलता जा रहा है प्रोसीजर। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको ऑलवेज उन्होंने प्रोवाइड किया है डिड्यूस करके, बस आपको प्रूव करके दिखाना है। तो पहले p1 रखेंगे, ठीक है, p1 रखने के बाद आप बता दोगे कि p1 इक्वल्स टू 1 ही आएगा। ठीक है, तो आपकी जो स्टेटमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ट्रू। फिर आप pk को ट्रू मानोगे एंड देन आप pk+1 को ट्रू करके दिखा दोगे। नाउ द क्वेश्चन इज़ अ बिट ट्रिकी। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें आपको बताना है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए जो आपका 7n-3n है वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, मतलब 4 का मल्टीपल भी तो कह सकते हो ना आप। हाँ, तो पहले हम p1 तो सिंपली हमारा प्रूव हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जो दिक्कत आती है वो आती है आपका pk+1 वाले को ट्रू प्रूव करने में, क्योंकि pk को तो हम ट्रू मान लेते हैं, तभी तो pk+1 को ट्रू करते हैं। तो pk+1 को किस तरीके से ट्रू करें कि भाई वो असलियत में ट्रू आ जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 7n-3n की जगह जब हम pk+1 के लिए ट्रू कर रहे हैं तो हमने n की जगह k+1 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने क्या करा, दोनों हमारी इक्वेशन में 7 इंटू 3k को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये देखो, ये जो है ना, ये हमने अपनी तरफ से एक स्टेप ऐड करा है। इस स्टेप को ऐड हमने इसलिए करा जिससे कि हमारी ये जो इक्वेशन है ये सिंप्लीफाई हो जाए और हमें थोड़ी आसानी हो जाए और उस फॉर्मेट में हमें मिल जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से किस चीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें जिससे आपकी इक्वेशन में फ़र्क भी ना पड़े और आपकी इक्वेशन जो आपको चाहिए उसी टाइप की आ जाए। तो 7k इंटू 7 माइनस 7k 7 इंटू 3k, इनमें से आप एक तरीके से
कॉमन आउट बाहर निकाल सकते हो, तो 7k - 3 के में से आपने 7 कॉमन आउट निकाल लिया और 7 - 3 में से 3k। ठीक है, अब 7k - 3k क्या होता है 4k। इसी तरीके से 7 - 3 क्या होता है 4। तो इन दोनों में 4 का मल्टीपल आ गया, दोनों में 4 आ रहा है, तो आप ऑलरेडी कह सकते हो ना कि 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि ये 4 से डिवाइड भी हो सकता है। सो यू कैन से डैट pk+1 इज़ ट्रू व्हेन एवर pk इज़ ट्रू। तो ये हमें वैसे तो पता ही होता है कि pk अगर ट्रू है तो pk+1 भी ट्रू ही होगा, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम वाला हमसे पूछता है कि आप सोल्व करके दिखाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हो। जो पीडीएफ होंगे वो मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करवा दूँगा, इसका नोट्स होगा जो। ठीक है, इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लो। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, थ्योरी का पार्ट है वो तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन अगर 2-3 क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी और इन टाइप के क्वेश्चनों को आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट चैप्टर आई विल सेंड द वीडियो फॉर इट ऑल्सो, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो देन प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द चैट बुक सो दैट आई कैन हेल्प यू रिगार्डिंग दैट टॉपिक। ठीक है, ओके, बाय बाय।